ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पजल्स को। ठीक है, पजल्स में मैंने सब कुछ इंक्लूड करा हुआ है, अरेंजमेंट भी आपके इसी में आएंगे। ठीक है, जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो सब भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। आपको अलग से टॉपिक नहीं दिखेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट वो कौन सा है। ठीक है, मैं इसी में इन सबको डिस्कस करूंगा अच्छी तरीके से, सबका बेसिक डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। राइट, तो इसको अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ और बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, पजल करने की आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, पजल्स की या फिर अरेंजमेंट की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। पजल्स के सॉल्व करने के अप्रोचेस पता होने चाहिए आपको। ठीक है, कि आपके पास अगर लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट है, तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बट इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सोचना पड़ता है, नए तरीके से करना पड़ता है। बट आपकी अप्रोचेस किस तरीके से लेनी है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप सही अप्रोच से क्वेश्चंस को करेंगे, इन दैट केस उनको बेटर वे में कर पाएंगे। ठीक है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, अप्रोच पर आप लोग फोकस करेंगे। मैंने जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने जो प्रैक्टिस कराए हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल है, प्री लेवल है और आपके पास जो हाई लेवल है, आपको करना क्या है, जब भी आपको वीडियो दिखे आप वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए। राइट, आपके पास हर एक क्वेश्चन में मैंने आगे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, वो आपके पास अप्रोक्स टाइम है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की क्वेश्चन करने का थोड़ा बहुत टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो अप्रोक्स टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, खास तौर पर अगर हम बात करें जो प्रीलिम्स होते हैं, ठीक है, और जो मॉडरेट लेवल की पजल्स हैं, फाइन, प्रीलिम्स को मैंने बेसिक के तरीके से बताया हुआ है। तो ये जो आपके पास पजल्स हैं, इनको तो आप जो अपने जो मैंने टाइम दिया हुआ है आप उसको उसके अंडर में कर लेंगे, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो यहाँ पर टाइम दिया उससे 1 या 2 मिनट आगे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आपके पास हाई लेवल वाली पजल्स होंगी, ठीक है, हो सकता है जो मैंने उसमें टाइम मेंशन करा है उससे ज़्यादा आपको टाइम लगे करने में। ठीक है, तो प्लीज़ घबराइएगा मत, डीमोरलाइज मत होइएगा कि जो सर ने टाइम दिया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। हाई लेवल वाली पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इसको जब आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम में, अगर मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ को समझिएगा, एसएससी एग्ज़ाम्स में या फिर क्लैट एग्ज़ाम्स में, इन सब में पजल्स बहुत सिंपल आती है, टफ ज़्यादा नहीं होती है। बैंकिंग के केस में प्रीलिम्स में आपकी ज़्यादा टफ नहीं आती है, बट मेंस में आपकी जो पजल्स आती है वो काफ़ी टफ आती हैं। ठीक है, तो मेंस में जो आपकी पजल्स टफ आती हैं, मैं इसलिए आपको हाई लेवल वाली पजल करने के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज जब आप उन पजल्स को कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लिया आपके पास 4 पजल्स आई या फिर 5 पजल्स आई, ठीक है, तो इन 4 या 5 में से आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या फिर 3 करने लायक होती हैं, बाकी की आपकी छोड़ने लायक होती हैं। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल वाली प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एक आइडिया होगा कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ या फिर मैं इसको एग्जाम में नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये तो बहुत बड़ा है ना, तो ये नहीं हो पाएगा, या फिर इस टाइप का मैंने कुछ क्वेश्चन करा था वो नहीं हो पाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस, एज मैनी पजल्स एज यू कैन। राइट, बिकॉज प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आइडिया हो जाता है कि हाँ मैं इसको सॉल्व करूं या फिर नहीं करूं। मतलब अगर आपने उसको सॉल्व करा और वो नहीं हुआ तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिएगा आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने दिए हुए हैं, टाइम से ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, समझानी थी।
बाकी अब हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो आपके जनरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, फाइन, किसी किसी पॉइंट्स में डाउट होते हैं, उन सबको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अरेंजमेंट को। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में आपके पास क्या होता है कि एक रो में कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जिसमें वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे हो, या फिर कुछ हो सकता है जिसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है, कोई कहीं भी देख सकता है, नॉर्थ में भी देख सकता है, साउथ में भी देख सकता है। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें उस केस की जिसमें सबके सब पर्सन आपके कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, जब आपके पास हर एक पर्सन कहाँ देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इन दैट केस ये आपके पास एंड क्या हो जाता है, ये आपके पास एंड हो जाता है लेफ्ट एंड, और ये वाला आपके पास एंड क्या हो जाता है, राइट एंड। ठीक है, समझ में आ गया ना। और आपके पास ये कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो अगर मुझे यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए लेफ्ट डायरेक्शन में है बी से, राइट। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वेस्ट बोल सकता हूँ, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ईस्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज नॉर्थ यहाँ पर है ना, तो ऑब्वियसली इस साइड आपके पास क्या होगा, ईस्ट होगा, इस साइड आपके पास क्या होगा, वेस्ट होगा। सो इसको अगर मुझे अब ईस्ट और वेस्ट के रिस्पेक्ट में बोलना है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ए इज वेस्ट ऑफ बी, या फिर मैं बोल सकता था कि बी इज ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जब आपके सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे हो, साउथ डायरेक्शन में, तब देखिए, जब हर एक पर्सन आपका साउथ डायरेक्शन में देखता है, इन दैट केस ये एंड आपके पास कौन सा हो जाता है, लेफ्ट एंड हो जाता है, राइट। और ये वाला एंड आपके पास कौन सा कहलाता है, ये राइट एंड कहलाता है। ये कहाँ देख रहे हैं, सबके सब साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तब भी अगर हम बात करें, आपके पास ईस्ट डायरेक्शन यही होगा और वेस्ट डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, ये किन क्वेश्चंस की मैंने बात करी, जब आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि आपके पास हर एक पर्सन कहाँ देख रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, और हर एक पर्सन कहाँ देख रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। अगर इन केस मैं ये चीज़ बोलता कि आपके पास क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि हर एक पर्सन कहाँ देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, तब आप क्या करेंगे, अब आप कंफ्यूज मत होइए, राइट, कंफ्यूज मत होइए, आप उसको बनाइए इसी तरीके से, ये रो ही बनाइए। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि हर एक पर्सन कहाँ देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, तब आप क्या करिए, इसको ऐसे ही रखिए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसको ईस्ट मान लीजिए। ठीक है, उस केस में भी ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये आपके पास क्या होगा, राइट हैंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, अगर ये आपके पास ईस्ट है, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास साउथ हो जाएगा। बस इन कुछ जो हमने डायरेक्शंस में सीखा था ना, बस उन कुछ बातों को दिमाग में रखना है, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो बोलता कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में, तब भी घबराने वाली बात नहीं होती। आप इसको क्या मान सकते हैं, आप इसको नीचे की साइड में मान लीजिए। ठीक है, कि ये सब कहाँ देख रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन दैट केस ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लेफ्ट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि हर एक पर्सन किसी न किसी एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, या तो नॉर्थ में देख रहा है या फिर साउथ में देख रहा है। ये आपके पास बहुत रेयर केसेस में आते हैं, ईस्ट और वेस्ट वाला। ठीक है, 90 to 99% क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो नॉर्थ और साउथ पर बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं आपके पास ऐसे अरेंजमेंट जिसमें कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से करना होता है, देखिए। अब अगर आपके पास कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर भी आप अपना इस एंड को क्या मानिएगा, लेफ्ट एंड मानिएगा, और इस एंड को क्या मानिएगा, आपके पास राइट एंड मानिएगा। ठीक है,
इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जब आपके सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, इन दैट केस ये आपके पास लेफ्ट, ये आपके पास राइट। और जब सबके सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, तो ये आपके पास लेफ्ट, ये आपके पास राइट। और जब कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में और कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन दैट केस इसको आप लेफ्ट हैंड मान लिए और इसको आप राइट हैंड मानिए, ठीक है। बाकी आपके पास सब कुछ नॉर्मल जैसे ऊपर है वैसे दिया होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपका डबल लाइन का अरेंजमेंट होता है, ये तो हमने सिंगल लाइन का देख लिया। अगर आपके पास डबल लाइन के अरेंजमेंट होते हैं तो उसकी इसमें क्या है उसको जान लीजिए। जब भी आपके पास डबल लाइन के अरेंजमेंट होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, वो बोलता है कि इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो सब की सब इस रो वाले को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इस तरीके से देता है, क्या बोलता है कि इस रो में जो बैठे हुए हैं वो इस रो को फेस कर रहे हैं। या फिर वो ये बोल सकता है ये आपके पास रो नंबर 1 है, ये आपके पास रो नंबर 2 है, ठीक है। इस रो में जो बैठे हुए हैं, मतलब रो नंबर 1 में जो बैठे हुए हैं, वो सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। और जो आपके पास रो नंबर 2 में बैठे हुए हैं, वो सबके सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के वो बोलता है। बाकी इसमें देखिएगा, ये जो आपके पास होते हैं ना, ये दोनों आपके पास क्या है, डायगोनली ऑपोजिट है। फाइन, ये दोनों क्या है, डायगोनली ऑपोजिट। कुछ क्वेश्चंस में ये आपके पास आता है डायगोनली ऑपोजिट, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, डायगोनली ऑपोजिट ये दोनों, या फिर ये दोनों आपके पास जो एंड्स पर, कोने पर बैठे होते हैं ना, अलग अलग रोज में, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायगोनली ऑपोजिट होते हैं। राइट, समझ में आ गया। बस आपको इसमें इतनी ही चीजें जाननी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि आप इसको, इस लाइन को किस तरीके से पढ़ते हैं। फाइन, ये आपके पास जो लाइन दी हुई है, इस लाइन को किस तरीके से पढ़ते हैं उसको और जान लेते हैं। देखिए, ओके, अगर आपके पास एक लाइन इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, उसने बोला है इसमें मान लेते हैं कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इस तरीके से दिया हुआ है। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट। इन दैट केस अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ए की पोजीशन बताइए ई के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बताएंगे कि ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। ए सेकेंड टू द राइट है ई से। सेकेंड टू द राइट क्या होता है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेकेंड टू द राइट बोला है तो ई और ए के बीच में 2 लोग क्यों नहीं है। नहीं, ई और ए के बीच में 2 लोग नहीं होंगे जब वो क्या बोलता है सेकेंड टू द राइट। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ई आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से 1 एंड देन 2, हम कहाँ पर पहुँच गए, ए पर पहुँच गए ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता कि आप बताइए जो सी है और बी, ठीक है, सी और बी के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप आपसे बोलता तो क्या बोलते आप, इसको मैं क्या क्या लिख सकता था, ध्यान से समझिएगा। मैं बोल सकता था कि सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता था कि बी इज, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, कि बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता था कि देयर इज अ गैप, ध्यान दीजिएगा, गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। जब भी आपके पास वो गैप की बात करता है तो जितना भी गैप दिया होता है उतने नंबर ऑफ पर्सन या फिर उतनी नंबर ऑफ सीट्स उन 2 एलिमेंट्स के बीच में होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं ये बोलता कि ए इज, ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब क्या होता है कि ए और सी के बीच में 2 सीट्स नहीं होगी, मतलब 2 पर्सन नहीं होंगे, इससे एक माइनस,
एक ही पर्सन होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि ए इज एट अ गैप ऑफ 1 पर्सन फ्रॉम सी, यहां पर मैंने गैप की बात करी, तो गैप के साथ जो आपके पास दिया होता है उतने ही पर्सन उनके बीच में होते हैं। ठीक है, आई होप ये आप बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ है, बट स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ, देखिए। ओके, तो अभी तो अपने बात कर ली कि सबके सब कहाँ देख रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसी तरीके से साउथ डायरेक्शन का क्या है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करें सबके सब साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये ए है, बी सी डी, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं क्या कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। देखिए ए कहाँ पर है, डी के राइट साइड में ना, थर्ड टू द राइट, बिकॉज इनके बीच में 2 पर्सन है, तो थर्ड टू द राइट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करते, ए बी सी डी और ए। तो इस केस में भी हम क्या बोल सकते थे, मैं बोल सकता था कि डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, या फिर मैं बोल सकता था कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। ठीक है, ये भी आपके पास क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है। समझ में आ गया ना आपको, क्लियर हो गया। अब इसको मैं रैप अप जल्दी से कर देता हूँ एक बार लास्ट में। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए इज 49th टू द राइट ऑफ सी, इसका मतलब क्या होता है कि ए और सी के बीच में कितने पर्सन होंगे, यहां पर जो भी दिया है उसका 1 माइनस, मतलब 48 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता कि ए इज एट अ गैप ऑफ 49 फ्रॉम सी, तब इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होते, 49 होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि बी इज 2000001 इतनी पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो इस सॉरी यहाँ पर सी कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता कि आपके पास जो बी है, ठीक है, वो लेफ्ट में किससे, सी से, और इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से -1, मतलब कि 2, 1 2 3 4 5 6 इतने पर्सन इनके बीच में हो जाते। समझ में आ गया ना। जब भी आपके पास गैप की बात करेगा, राइट, इन दैट केस जो यहाँ पर नंबर होगा हम उसी नंबर को यूज करेंगे। बट अगर वो बोलता है कि एज 49th टू द राइट या फिर टू द लेफ्ट, इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास नंबर दिया होता है उसमें से -1 कर देते हैं। ठीक है, कि इतने लोग इनके बीच में होंगे। फाइन, आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सारी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अरेंजमेंट में जो वैकेंट वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं, वैकेंट सीट्स वाले। तो उसमें जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम बोल देते हैं एक रो में आपके पास टोटल सीट्स कितनी है, मान लेते हैं 6 सीट्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और मान लेते हैं आपके पास पर्सन कितने हैं, यहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं 4। ठीक है, ए बी सी और डी, इस तरीके से हमने मान लिया। फाइन, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कुछ यहाँ पर कंडीशंस अगर लिखता हूँ तो ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके ये वैकेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पर्सन, अगर मतलब लोग बैठे हुए हैं तो पर्सन, ठीक है, और आपके पास सीट्स, इन 2 वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बातें बोलूँ आपसे, मैं बोल सकता हूँ कि ए इज, ठीक है,
सेकेंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता था कि ए इज सिटिंग ऑन द थर्ड सीट फ्रॉम बी। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें, देखिए ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन तो सिर्फ एक ही है ना, तो अगर मैं पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तब मैं क्या बोलूंगा कि ए इज सेकेंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी। लेकिन जब हम बात करते हैं सीट्स की या फिर चेयर की, तब हम क्या बोलेंगे कि ए इज सिटिंग ऑन द थर्ड सीट, 1 2 3, थर्ड सीट टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर बी से थर्ड सीट पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए कि जब भी वैकेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो पर्सन, या फिर अगर वो बोलता है कि बॉक्सेस रखे हुए हैं तो पर्सन या फिर बॉक्सेस, मतलब जो भी वेरिएबल आपके पास पजल में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो पर्सन और सीट, इन दो चीज़ों का दिमाग में रखिएगा। अगर मैं चाहता इसमें बोल सकता हूँ ना क्या, कि देयर आर टू सीट्स बिटवीन सी एंड डी। और क्या बोल सकता हूं कि देयर आर टू पर्सन बिटवीन डी एंड ए। ठीक है, समझ में है ना, दोनों ही आपके पास कंडीशन सही है। यहां पर उसने सीट की बात करी थी कि सी और डी के बीच में दो सीट है, देखिए एक सीट ये, दूसरी सीट ये। ठीक है, और अगर पर्सन की बात करता है तो दो पर्सन है डी और ए के बीच में, आपके पास देखिए एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। ठीक है, आई होप पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्कुलर में अगर हम बात करें तो आपके पास जो मोस्ट जनरल क्वेश्चंस हैं वो कौन से होते हैं। आपके पास बोलता है कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन है और वो कहाँ देख रहे हैं, आपके सब के सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब भी सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं तो इस तरीके से हम बनाते हैं। या फिर वो क्या बोलता है कि आपके पास सब के सब कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर आउटवर्ड्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अंदर की तरफ देख रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर या फिर इनवर्ड्स, बाहर की तरफ देख रहा है तो अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर आउटवर्ड्स देख रहा है। फाइन, समझ में आ गया। तो ये आपके जनरल जो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस पर्सन का राइट इस साइड में है और इस साइड में इसका लेफ्ट है। राइट, अगर हम बोलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, या फिर सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं कि डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, या फिर बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करेंगे इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो इस साइड आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड होगा। ये सारी चीजें प्लीज आप लिखते चलिए। और इस साइड क्या होगा, ये आपके पास राइट साइड होगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, ये आपके पास क्या है, इस पर्सन का जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है, ये इसका राइट है और ये आपके पास क्या है, लेफ्ट है। वैसे इतना कुछ आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत नेचुरल आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड कहाँ पर है, राइट साइड कहाँ पर है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज,
और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में घूमना, मतलब इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और जब भी आपके पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। जब कभी भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर ऑफ पर्सन एक सर्कल में बैठे हुए हैं, तो इनको आपको एग्जाम में बनाना किस तरीके से है। ठीक है, आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इन 8 लोगों को ऐसे बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी भी ये गलती मत करिएगा, बिकॉज इस केस में आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाएगी। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि आप नहीं बना पाएंगे। फाइन, समझ में है ना। तो हमेशा जब भी आप लोगों को बनाएंगे, जैसे कि 8 लोग अगर आपको बनाने हैं तो वो सिमिट्री में बनाइएगा। किसमें, सिमिट्री में। किस तरीके से, अगर 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके पास क्या हो गए, 8 लोग हो गए। या फिर इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे कि ये आपके पास 8 लोग हो गए। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने, मान लिया 6 है, तो आप क्या कराएंगे, आप इस तरीके से बना सकते हैं, 6 लोग। अगर आपके पास नंबर ऑफ पर्सन 5 है, तब आप किस तरीके से बनाएंगे, तब आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि 5 लोग हैं, ऐसे। मतलब सिमिट्री में होना चाहिए वो चीज। समझ में आ गया ना आपको, क्लियर हो गया। अगर मैं बोलता आपके पास 9 लोग हैं, तो क्या करते हैं, आप कहीं पर भी एक ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, तब भी सही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फाइन, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे कई पजल्स गलत हो जाती है अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैकेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वैकेंट सीट वाले, उनको हमें कैसे करना होता है। ठीक है, अलग नहीं है, जैसा हमने लीनियर में सीखा था बिल्कुल सेम वैसे ही, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम वैकेंट की बात करें, मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और पर्सन कितने हैं, वो आपके पास सिर्फ 3 है, ए बी और सी। ठीक है, ये है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये आपके पास सब वैकेंट है। तो वही चीज जो हमने अभी लीनियर में भी सीखी थी, उसको जान लीजिए कि यहां से अगर हम बात करते हैं, मैं क्या लिख सकता हूं कि ये सब देख रहे हैं कहां, सेंटर की तरफ। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर यहां पर लिख दीजिए सेकेंड सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए। या फिर मैं बोल सकता हूं कि बी इज सिटिंग ऑन अ सीट second to the right of A। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके पास C इज सेकेंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, पर्सन की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पर्सन को काउंट करते हैं। जब भी सीट की बात होती है तो हम नंबर ऑफ सीट को काउंट करते हैं। बिल्कुल सेम जैसा लीनियर में था वैसा ही है। ठीक है, समझ में आ गया। वैकेंट वाले केसेस में आपको ध्यान देना होता है पर्सन कहाँ लिखा हुआ है, सीट कहाँ लिखा हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास मान लेते हैं कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, या फिर 6 लोग हैं, या फिर 4 लोग हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें ए यहाँ पर बैठा हुआ है, बी यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे ए और बी का रिलेशन पूछता हूँ तो आप क्या बोलेंगे कि ए इज, मान लेते सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ए इज फोर्थ
टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ना इसे कि ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। दोनों केसेस में बोल सकता हूँ। तो एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये मैंने बताया क्यों आपको, जब भी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन इवन में होते हैं, जैसे कि 8 या फिर 6 या फिर 2, इन दैट केस यहाँ पर क्या है, ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी या फिर ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। तो क्या होता है, आपके पास हमेशा ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट ही बनते हैं। ठीक है, ये किस केस में, 8 के केस में। मतलब क्या, 8 वाले केसेस में अगर फोर्थ पोजीशन, जैसे कि बोलता है कि सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर वो ये बोलता है, तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 8 है और वो ये बोल रहा है कि सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, सी और बी एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिमिलर केस 6 वाले में भी होगा क्या, जब आपके पास वो बोलता है कि, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, अगर उसने बोला कि ए इज, इसका हाफ अगर मैं करता हूँ, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, इसका भी मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्योंकि अगर मैं ए को यहाँ पर बनाता हूँ, बी को यहाँ पर, तो देख ली ए थर्ड टू द राइट है किससे, बी से, और ए थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, बी से। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाले केस में भी हो जाएगा, जब आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं 4, तब भी आपके पास अगर वो बोलता है कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इन दैट केस वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी आपका कभी कभार टाइम बचा देती है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर जो आपके अरेंजमेंट होते हैं उसमें। ये कुछ अलग नहीं है, जैसा हमने सर्कुलर में सीखा था उसी टाइप का होता है। मतलब इसमें भी आपको क्या दे सकता है, या तो वो बोल सकता है कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, या फिर वो बोल सकता है सबके सब कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, या फिर हो सकता है वो क्या बोलता है कि कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास केसेस बन सकते हैं। बस जो यहाँ पर आपको चीज़ें जाननी है वो क्या है कि ये आपके पास जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में इन चीज़ों का मेंशन होता है। ये आपके पास क्या होता है, कॉर्नर होता है, या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस भी बोलते हैं इसका। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर भी ये जो आपके पास है वो क्या है, आपकी साइड है, बाकी ये जो आपके पास है वो क्या है, कॉर्नर है या फिर वर्टिसेस है। ऐसे ही आपके पास ट्रायंगुलर में भी होता है, ये आपके पास क्या है, साइड्स हैं, बाकी ये आपके पास क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो बस ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें जो कि आपको बतानी थी, इसका दिमाग में रखिएगा। बाकी करना किस तरीके से होता है वो सब एकदम आपका सिंपल, जैसे सर्कुलर है वैसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं जो आपकी फ्लोर बेस्ड पजल्स होती है, फिर बॉक्स बेस्ड पजल होती है, तो उसको आपको किस तरीके से करना होता है। ठीक है, जब भी आपके फ्लोर बेस्ड पजल आती है या फिर बॉक्स बेस्ड पजल आती है, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में वो एक चीज़ मेंशन करता है क्या, कि ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। ठीक है, फ्लोर अबव 8 इज नंबर 2, फ्लोर अबव 8 इज नंबर 3, एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने, 9 है, और ग्राउंड फ्लोर को उसने क्या बोला है, 1 बोला है। इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 9 तक हो जाएंगे। ठीक है, बट किसी किसी केस में, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, वो ये बोल सकता है कि ग्राउंड फ्लोर को उसने नंबर 0 बोला है। अगर ग्राउंड फ्लोर को उसने नंबर 0 बोला है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर आपके पास 9 है, तब आप क्या करेंगे, 0 1 2, इस तरीके से कहाँ तक, 8 तक पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, नंबरिंग किस तरीके से करनी होती है, क्लियर हो गया। अब इसी पर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं किस पर, वो बोलता है इवन नंबर ऑफ फ्लोर
और ऑड नंबर ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। वैसे आपके पास इवन और ऑड जानना है तो जैसे कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, इवन नंबर फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, ये आपके पास ऑड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसको जानिए। ओके, सो मान लेते हैं आपके पास 5 फ्लोर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 लोग रहते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसको दिमाग से रखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ए और बी का रिलेशन बताइए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इज 2 फ्लोर्स, या फिर ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी। ठीक है, 2 फ्लोर्स अबव बी का मतलब क्या है, इनके बीच में एक फ्लोर होगा। ठीक है, जैसा हमने अभी लीनियर में सीखा था ना, वही चीज है यहाँ पर भी। फाइन, कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 फ्लोर्स उसने बोला है तो इनके बीच में 2 फ्लोर्स होंगे, नहीं। उसने क्या बोला कि ए लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, मतलब क्या, अबव है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता था कि डी इज 2 फ्लोर्स बिलो ई। ठीक है, या फिर हम बोल सकते थे कि बी इज 3 फ्लोर्स अवे फ्रॉम ई। ठीक है, बिकॉज देखिए बी जो है ना वो ई से 3 फ्लोर्स की दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता था कि सी इज, या फिर बोल सकता था कि सी लिव्स एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स फ्रॉम ई। तो जब भी गैप की बात होती है ना, तब हम उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर्स लेते हैं जितने गिवन है। तो उसने बोला कि सी ई से 3 फ्लोर्स के गैप में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। सेम चीज बॉक्स के साथ भी होती है आपकी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसमें भी कुछ चीजें जान लीजिए, जैसे कि एक बात को दिमाग में रखिएगा हमेशा, जब भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ वाली पजल आती है ना, वो बोलता है क्या कि आपके पास कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि इस ईयर में बॉर्न हुए थे, जैसे कि 1998 में बॉर्न हुआ था, 1992 में बॉर्न हुआ था, 1948 में बॉर्न हुआ था। ठीक है, आपके पास जब भी इस टाइप की पजल्स होती हैं, वो हमेशा एक आपको रेफरेंस ईयर देता है। जैसे कि क्या, वो बोलता है आपको कि 2020 से आपको क्या चेक करना है, इन सब की एजेस चेक करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, जब भी आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट वाली पजल्स आती हैं, सबसे पहले आपको इनके बीच की डेट्स निकालनी होती है। आपको इनकी एजेस निकाल, क्या हो जाएगी आपकी, देखिए 2 साल यहाँ पर बचे आपके 2000 में आने के लिए, फिर उसके बाद 20 साल यहाँ पर, मतलब कितने, 22 ईयर्स। इसी तरीके से इसकी अगर मैं एज निकालना चाहता हूँ, अब अगर आपने एक यहाँ पर निकाल ली ना, तो बाकी आप ये नॉर्मली निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इससे कितने साल छोटा है, 6 साल ना, आई मीन कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, तो इसकी एज क्या हो जाएगी आपके पास, 28 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी एज निकालना चाहते हैं तो हम इसकी भी एज निकाल लेंगे। तो बस यही पॉइंट दिमाग में रखिएगा, जब भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ डेट वाली पजल्स आती है, तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इस तरीके से एजेस निकाल लीजिए। बिकॉज आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशन उनकी एजेस से रिलेटेड होती ही है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में। फाइन, ये हमने देख लिया किसमें, डेट ऑफ बर्थ वाले में। इसी तरीके की आपकी कुछ वीक वाली आती है। ठीक है, वीक पजल आती है कि वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और संडे को खत्म हो रहा है। तो उस केस में भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम आप डेज को लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सबको लिख लीजिए। ठीक है, और हमेशा दिमाग में रखिएगा
क्वेश्चन से पहले मेन क्वेश्चन में ही वो आपको मेंशन करेगा कि दिस वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे या फिर संडे, इस तरीके से वो मेंशन कर देता है। ठीक है, ये हमने देख लिया वीक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। मंथ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिमाग में रखिएगा हमेशा किस मंथ में कितने ईयर्स होते हैं। किस मंथ में आपके पास जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 28 और लीप ईयर में 29, इसी तरीके से मार्च में 31 डेज। तो सबसे पहला काम, जब भी आपके पास मंथ वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें आप डे, ये मंथ्स लिखकर उनके डेज जरूर लिखिए करिए, बिकॉज कुछ ना कुछ कंडीशन आपकी ऐसी आ जाती है जिसमें वो ये बोलता है कि उस मंथ में जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज थे, मतलब कि जिसमें 31 डेज थे, या फिर उस मंथ में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज थे, मतलब कितने 30 डेज थे। वो इस टाइप की भी कंडीशन देता है। तो इसीलिए बेटर है हम मंथ्स के साथ साथ उनके टोटल नंबर ऑफ डेज भी लिखते हुए चलें। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना यहां पर आपको मुझे बताना था। इसके आगे देखते हैं, देखिए इसको। ठीक है, तो इनको कैसे करना होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बस अपने माइंड में रखिए। ये आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक लीनियर वाले और एक सर्कुलर वाले। दोनों ही केसेस में कॉन्सेप्ट सेम है, राइट। वो क्या बोलता है हमसे, वो बोलता है कि मान लेते हैं 5% 5% सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, ठीक है, या फिर सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 मीटर्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो क्या होता है इनके बीच में जितनी भी आपके पास क्या होगी मीटर्स का गैप होगा। मान लेते हैं x मीटर्स का गैप है, आपको ये नहीं पता 5 के मल्टीपल में है, बट यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट है हमें नहीं पता। ये आपके पास x होगा तो नेक्स्ट वाला x प्लस 5 होगा, फिर इसके नेक्स्ट वाला x प्लस 10 होगा, फिर इसके नेक्स्ट वाला x प्लस 15 होगा। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब अगर मैं आपसे बोलता ये आपके पास a है, यहाँ पर b है, तो इनके बीच में अगर मैं आपसे बोलता डिस्टेंसेस कितने हो सकते हैं, तो वो क्या होता, ये प्लस ये, मतलब क्या x प्लस 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, 2x प्लस 5 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम सर्कुलर में भी करते हैं। यहाँ पर भी अगर आपके पास दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास x है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस जितने का भी मल्टीपल होता है, अगर मल्टीपल है कितने का, 6 का, तो ये x प्लस 6, ये x प्लस 12 हो जाएगा। अब ये कैसे आया 12, x प्लस 12, सी इसमें 6 जोड़ा, फिर इसमें 6 जोड़ा, इस वजह से x प्लस 12 हो गया। इसी तरीके से आगे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा। समझ में आया? इसकी जब हम पजल करेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। ये आपके पास बेसिक्स थे, जितनी भी टाइप ऑफ पजल्स आपकी आती हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने सब जनरल करके एक आपको बता दिया कि किस तरीके, जनरल करके आपको बता दिए पॉइंट्स हैं, वो सब बता दिए। अब इनकी अप्रोचेस क्या होंगी, उन सब को हम लोग पजल्स के साथ देखेंगे। तो अब आप उनको प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, वो सब देखिए। ठीक, चलिए।